स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक में। इस कार्यक्रम में कोविड-19 या कोरोना को लेकर के आपके जो भी सवालात हों, आपको किसी तरह की परेशानी हो, तो आप इस कार्यक्रम में हमारे फ़ोन नंबर हम लगातार अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, उन फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब वो आपको देंगे। और साथ ही साथ हमारा जो सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक है, उस पर डीडी न्यूज़ लाइव जो हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर जाकर अपने कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवालात लिख सकते हैं। हम आपके सवालों को जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने रखेंगे और वो आपकी परेशानी का हल निकालेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी रुकमा। Well, thank you very much, Chandrasekhar, and a warm welcome to you and to all our viewers as well. As Chandrasekhar just said, we invite all our viewers to send in any query that you may have as far as COVID-19 is concerned, as far as vaccination is concerned. Our experts on the panel will be answering all your questions. You can also tune into Facebook and post your question there, and it will be answered as we ask our experts. Today we have 3 guests on the show. Chandrasekhar. Yes, we have 3 guests today. Dr. Amlesh Seth, Professor and Head Department of Urology, All India Institute of Medical Science. हमारे साथ हैं डॉक्टर सुचंदा भट्टाचार्य जी, एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। स्वागत है सर आप तीनों का। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जब तक कि हमको कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं या सोशल मीडिया पे हमारे पास कोई सवाल आते हैं, तब तक डॉक्टर अमलेश सेठ, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अब आज की स्थिति में जो हालात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो कोविड-19 है वो काबू में आ गया है और धीरे धीरे जगह जगह पर जो कर्फ्यू लगाए गए थे, जो लॉकडाउन था, उसमें भी अब ढील देने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपसे हमारा सवाल ये है कि अब इस स्थिति में जिस तरह से इस पूरी स्थिति को डील किया गया, या पूरे केंद्र सरकार के स्तर पे जो आज़ादी दी गई राज्यों को, जिलों को अपने अपने स्तर पर इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, तो ये रणनीति कितनी कारगर साबित हुई है सर? देखिए, रणनीति तो बहुत कारगर साबित हुई है। आप देख ही रहे हैं कि अप्रैल और मई में कितना ज्यादा था, मई के एंड में काफी कम हो गया है और लॉकडाउन से स्प्रेड में डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है। और अभी ये कहना कि रण खत्म हो गया है और रणनीति हमारे लिए पूरी तरह बेकार हो गई है, वो भी सही नहीं है। अगर हम 1918 के स्पेनिश फ्लू के पैंडेमिक की बात करें तो कम से कम 2 साल तक वो चला था और कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से वो 5 साल तक चला था। और इन 100 सालों में बहुत बदलाव आए हैं। हमारे पास वैक्सीन आ गए हैं, हमें बीमारी से बचने के तरीके ज्यादा अच्छे समझ में आ गए हैं। मगर दूसरी तरफ हमारी तरफ नुकसान वाली बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन उस जमाने के हिसाब से इस समय कहीं ज्यादा है और इसके अलावा ट्रैवल बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में लोग इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं, पहले इतना ट्रैवल नहीं होता था। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है और ट्रैवलिंग से और जितना भी ह्यूमन इंटर ह्यूमन कॉन्टैक्ट रहेगा या ट्रैवलिंग रहेगा या इवेंट्स या जो भी, मतलब ये समझिए जैसे शादियां होती हैं या कुछ और ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं, उनसे स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। तो ख्याल ये कहना कि अभी ये काम खत्म हो गया है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हमें डेफिनेटली कुछ और, मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 2-4 साल और हमें काफी ख्याल रखना चाहिए और बाकी समय से पता चलेगा किस हिसाब से फैलता है, रुकता है, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। Right. Dr. Suchanda, what would be your message to people across the country at this crucial time? We believe that the second phase 2, we have been able to battle it, but the WHO, the World Health Organization, I mean, in fact, all global organizations are warning us that the only way to deal with it is to ensure vaccination right now.
What do you think, and what would be your message to people of the country at this point? Yeah, you have raised a very pertinent question, and I think this is the most important question which we need to deliver answers. The first thing is vaccination. As we have rightly mentioned, all of us need to take vaccination without hesitation. I think it is less than 1% of the section of people who are like debarred from taking vaccination. That's a very, very rare case due to certain ailments. We don't even need to talk about that, like it's so rare. So everybody A to Z has to take vaccination. All myths about vaccination should not be encouraged at all, and the best way to spread is word of mouth. So if someone asks me, like, can I take vaccination, I'm having this, it's my duty to explain so that A tells B, B tells C, that way this is the best way to pass the message around. Of course, the media and rest of the things are playing, but when you hear from a known person or from your known doctor, known medical person, is more effective. The second thing is that the government, with lot of its agendas and lot of its planning and lockdowns of long, and of course with problems of economy and all these things, in spite of that, doing all these things, we could bring it under control. But if we the people, if we don't follow the norms and guidelines given by the government or the ICMR, the government will fail again. So besides vaccination, the next important thing is that you have to keep your mask on. You cannot take off the mask just because the lockdown is on. And everyone has to wear a mask whenever they are going outside. And not only wear a mask, you have to see that we have to bring out this point now with so much of fungal infection happening, that we have to wear a very clean mask. We have to realize that we stay in a country which is humid, which is hot, and which is moist. So we cannot use the same mask every day for a month, for 15 days like that. If we use one mask in colder countries, they use for 1 or 2 days. But that's not possible in our country. We have to keep at least 7 masks and wash it 7 days. Like you use today, you go and wash it and you wear a fresh mask tomorrow. So we have to keep our mask hygiene well. People are using masks, but people don't take care of this. They use it, they go and keep it at home. When they go out, they again use that dirty mask. And the next question is, which arises, is that to wear the mask properly. We take a mask and we hang it on our face. We cover our face, but we never cover our nose. Or the mask is designed such a way that both the nostrils are open. So we have to learn how to use it properly. मैडम, दरअसल डॉक्टर पांगती, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रिएक्शन है उनसे हम एक सवाल ले लेते हैं। जयपुर से डालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पूछिए डालचंद जी अपना सवाल। हेलो जी पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मैं जयपुर से और मेरे दोनों ही कोविशील्ड लग चुके हैं, लेकिन 1 महीना हो गया है दूसरा वाला मेरे लगे हुए भी, फिर भी मेरे जोड़ों का दर्द खत्म नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा गोड़े में तो बहुत ज्यादा, मतलब नी पर बहुत ज्यादा है, और दोनों भुजाओं के पीछे की तरफ अपनी ये गर्दन के नीचे, और बाकी सारी जोड़ों में दर्द है सर, मिट नहीं रहा है। कुछ देखिए क्या कर सकते। ये वैक्सीन लगाने से पहले भी था आपको? सर वैक्सीन लगाने से पहले नहीं था सर, बिल्कुल। डॉक्टर पांगती, डालचंद जी आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र कितनी है? 59। अच्छा ठीक है डालचंद जी जैसे कि आपने बताया कि आपको कोविशील्ड दोनों लग चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया है, तो कोविड से तो आप बहुत अच्छी तरह सिक्योर हो गए हैं। बट कुछ लोगों में देखा गया है कि एक तरह का एक रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं, वो कुछ लोगों में हो जाता है और वो कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको डेली दिनचर्या में परेशानी हो रही है, आप चलने में और आपको उठने बैठने में तकलीफ है, तो आप एक जोड़ों के स्पेशलिस्ट जैसे कि रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, जयपुर में काफी रिमेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। बट जिस तरह से आपने बताया आपकी उम्र 59 ईयर्स है और जोड़ों में दर्द है, ऐसा हो सकता है कि जो उम्र के साथ एक ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी रहती है जो जोड़ के कार्टिलेज घिस जाने से होती है, ऐसा हो सकता है कि ये उसका पार्ट हो, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ है, लोगों ने मूवमेंट बहुत कम कर दिए, घर में ही है, तो उससे भी ये थोड़ा सा एग्जर्बरेट हो सकता है। तो बिल्कुल 100% नहीं कह सकते ये कि कोविड वैक्सीन की वजह से आपका ये जॉइंट पेन बढ़ गया है,
तो आप एक रूमेटोलॉजिस्ट से एक बार सलाह ले लीजिए। पेन किलर डायरेक्ट ऐसे नहीं ले, एक्सेप्ट फॉर पैरास्टामोल ये सब ले सकते हैं। एक रूमेटोलॉजिस्ट या जोड़ो स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, वो आपको बता पाएंगे कि ये उम्र की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है या रिएक्टिव आर्थराइटिस, किसी इन्फेक्शन लाइक चिकनगुनिया से भी ये आर्थराइटिस आ जाता है कई बार। पोस्ट वायरल कहते हैं, कुछ लोगों को कोविड के बाद भी आ जाता है, या फिर रेयर इंस्टेंस होगा कि वैक्सीनेशन के बाद आ जाए। तो मेरी सलाह रहेगी मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर पंक्ति, दरअसल इनका शक ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा हो सकता है क्या? यही मैंने कहा, रेयर इंस्टेंस है कि ये वैक्सीन के बाद हुआ हो, बट पूरी तरह एक बार इवेल्युएट करके जोड़ों को देखा जाएगा। वो देखेंगे कि जोड़ों में कितनी सूजन है। अगर मेन पेन सिर्फ घुटने में है तो चांसेस ज्यादा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से है, और क्योंकि ये टाइम के साथ आता है, 59 इयर्स है, चांसेस बहुत ज्यादा उसके हैं, बट बहुत रेयर है कि वैक्सीन की वजह से हो भी सकता है। ठीक है डॉक्टर पंक्ति, अभी दोनों जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे हमने बात की थी, और भी अभी सवाल आएंगे। तब तक हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जो आज की स्थिति है, अधिकतर राज्यों में हम देख रहे हैं कि अब जो कोविड के आंकड़े हैं वो काफी कम हो चुके हैं, लॉकडाउन खुलने लगे हैं, जो कर्फ्यू हैं उनमें ढील देना शुरू हो गया है, और दूसरी लहर में हमने ये देखा कि शहरों के साथ साथ गांवों में भी काफी संक्रमण देखने को मिला था। ऐसी स्थिति में सवाल आपसे ये है कि एक तो जो रणनीति अपनाई गई, जो केंद्र की ओर से कहा गया कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, राज्यों और जिलों को अधिकार दिए गए, ये कितना कारगर रहा? और इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस स्थिति में अब सावधान रहने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल, ये इस समय बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये जो पेंडेमिक का जो सेकंड वेव था, लगभग हमने उसको क्रॉस कर लिया है। तो अब हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गए और कहाँ पर हमने अच्छी तरह से पूरा वर्कअप किया। तो मैं कहूँगा इस बार जो सेकंड वेव थी वो पिछली वेव से बहुत बहुत अधिक थी, मैं कहूँगा 10 गुना। अगर हम अपने हॉस्पिटल या सारे हॉस्पिटल की सप्लाई देखें तो ऑक्सीजन सप्लाई और रिक्वायरमेंट 10 गुना बढ़ गई थी। अचानक से बेड्स की रिक्वायरमेंट 10 गुना बढ़ गई थी। ऑक्सीजन, आप सोचे कि अचानक से किसी फैक्ट्री को बोलोगे आप अपना उत्पाद 10 गुना बढ़ा लीजिए, तो उस फैक्ट्री की क्या हालत होगी कि वो उत्पाद अगर बढ़ा भी ले 4 से 5 गुना, तो सप्लाई कैसे करेगा? ये ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर्स हमारे पास इतने नहीं थे कि वो फटाफट ला पाए, बट फिर भी सरकार ने पूरी मेहनत की। अब हमारे पास ऑक्सीजन टैंकर्स सारी अवेलेबिलिटी हो गई है। हम लोग अच्छे खासे ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। बड़े सारे पीएम केयर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ये ऑक्सीजन बड़े कंसंट्रेटर 1000 लीटर्स के लगाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो गया है। और जिस तरह के आपने बताया कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन खुल रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप देखिए, 1 साल से सरकार ने पिछली वेव को देखा, इस वेव को देखा, हम सब ने भी देखा कि ये वेव्स में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम, और हमारी बहुत बड़ी है, आप हमारा पूरा एरिया देखे, अलग अलग स्टेट्स हैं, कहीं पर बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा है। दिल्ली या मेट्रोज ले ले, गांव में जनसंख्या के हिसाब से एरिया बहुत कम है। तो एक साथ लॉकडाउन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। छोटे छोटे कंटेनमेंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। दिल्ली में, मेट्रोज में, मुंबई में 500 से कम केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में। तो उसको देखते हुए बिल्कुल हमें लॉकडाउन कम करना है। हमें, जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क को, और अभी भी हम कहेंगे कि जहां पर भीड़ ज्यादा है उस जगह को अवॉइड करें, पार्टीज बिल्कुल ना करें, अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए ही बाहर जाएं। क्योंकि ये इवन अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, आपको कोविड हो चुका है, तो कुछ लोगों को कोविड भी हो रहा है, तो उसको आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्योंकि हमें कोविड के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। हम बिल्कुल अंदर बैठे बैठे पूरा साल 6-6 महीने नहीं निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी रणनीति है कि हम मिनी कंटेनमेंट जोन करें, जहां ज्यादा है उस स्टेट्स में एरियाज बांट दे कि यहाँ पर अभी भी कंटेनमेंट होगा, बाकी जगह पार्शियल लॉकडाउन रखें, और धीरे धीरे जहां पर केसेस खत्म हो गए हैं वहां पर हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप भी कर सकते हैं, ताकि सभी लोग एक साथ सर्वाइव कर पाए। Right, Dr. Seth, we have a visitor on Facebook who's asking. Deepak Joshi asked that he had received the vaccine 17 days earlier, but he still continues to have a very severe headache. He had taken Covishield. Firstly, he wants to know if this is because of taking the vaccine. Is it an impact of the vaccine?
and how should he deal with this? There are so many events that are happening. It is not necessary that these events are either related to or caused by the vaccine. Sometimes, you do say, supposing you just clap your hands and the painting from the wall falls down, that doesn't mean that by clapping your hand, the painting has fallen. So these are kind of incidental things. Sometimes a lot of what is being reported is incidental, but having said that, I would not totally say that it is not because of the vaccine. If he has persistent headache, he, as was advised in the last case where the person persisted to have joint pains, I would advise that he should consult some doctor who should do some kind of an examination and if required, some investigations to find out what is the cause of his persistent headache. So far as my knowledge and experience is concerned, I don't think that a persistent headache is caused by the vaccine. But at the same time, sometimes, very rare things do happen. And I will not be 100% categorical that such a rare event has not happened in this period. ठीक है That is what I जी डॉक्टर सुचंदा, हम एक दो सवाल फेसबुक से लें उससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप हैदराबाद में मौजूद हैं और हम अगर साउथ के स्टेट्स को देख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। क्या कुछ इसको लेकर के आप कहना चाहेंगे? I'd like to say that आप देखिए नॉर्थ में पहले शुरू हुआ था, तो साउथ में रिपोर्टिंग भी थोड़ा लेट ही हुआ ना। पहले जैसे दिल्ली वगैरह में इतना ज्यादा हुआ था, उस टाइम साउथ में उतना रिपोर्टेड नहीं था। अभी जैसे लाइक उसके एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद शुरू हुआ साउथ में वो भयंकर वेव, so it will take its own time and it will come down, but कम तो हो रहा है। हैदराबाद में भी थोड़ा कम है, बेंगलोर में भी थोड़ा कम है, तो it is coming down, but definitely हाँ थोड़ा लेट शुरू हुआ तो थोड़ा लेट खत्म हो गया। ठीक है डॉक्टर सुचंदा, गौरव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गौरव, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये है, जब हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कंपेयर करते हैं तो जो कोवैक्सीन है वो एक डेड वायरस पे बनी हुई है टेक्नोलॉजी, और जो कोविशील्ड है वो स्पाइक प्रोटीन पे बनी हुई है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से ज्यादा एंटीबॉडीज बॉडी में कौन जनरेट करता है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? बिल्कुल। और तो मतलब अभी तक का डेटा जो हमारे पास है उसके हिसाब से ज्यादा एंटीबॉडीज या ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, डिपेंडिंग ऑन द डेड वायरस वर्सेस द स्पाइक प्रोटीन? ठीक है डॉक्टर सुचंदा। हाँ, डिफरेंस नहीं है कि हर एक आदमी के बॉडी में डिफरेंट लेवल ऑफ एंटीबॉडी जनरेट होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यून रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन, so you cannot really quantify that Covishield will give a better one or Covaxin will give a better one or Sputnik will give a better one. So though the technology is different, the antibody generation amount depends on your own body's immune system. It's not related to the type of vaccine manufactured. Or otherwise, if there was a gross difference, then it would have been difficult to give on a regulatory basis this vaccine or that vaccine, right? So it doesn't matter whichever vaccine you take. ठीक है डॉक्टर पांती, एक सवाल है। मनीषा यादव हैं, ये पूछ रही हैं कि हमने हाल ही में सुना है कि कोई इमिनेंट पर्सन था जो कोविड से ठीक होने के बाद साइकिलिंग कर रहा था तो उसकी डेथ हो गई। तो ये पूछती हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद किस तरह की आउटडोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या साइकिलिंग करना या दौड़ना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ मनीषा जी, ये थोड़ा सा लोगों को बड़ा डर पैदा कर देता है कि कोई ठीक हो गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। बट मैं कहना चाहूँगा, मैंने भी ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कोई बहुत ही सीनियर हॉकी प्लेयर थे, बट उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो इसको बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हम जो ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर के ऊपर से कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता उनको सीवियर मॉडरेट कैसा कोविड हुआ था, माइल्ड कोविड हुआ था,
जिनको माइल्ड या सिम्टोमेटिक कोविड है, उनको कई लोगों को तो बुखार भी नहीं आ रहा है, सिर्फ गले में खराश रहती है 1-2 दिन, तो उनमें कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक इन्फेक्शन है 14 दिन आप घर में रेस्ट करिए, उसके बाद आप ज्यादातर ये एक्सरसाइज एक्टिविटी कर सकते हैं। जिनकी बॉडी में, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि हर की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है इस वायरस के अगेंस्ट एज वेल एज वैक्सीन के अगेंस्ट, तो उनकी बॉडी में अगर रिएक्शन ज्यादा हुआ, जैसे मॉडरेट कोविड हुआ, तो उसके बाद अच्छा रहेगा कि आप हैवी एक्सरसाइज ना करें, कम से कम मे बी 1 से 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने कह सकते हैं। बट रूटीन एरोबिक एक्सरसाइज या रेगुलर घर में और वॉक बहुत जरूरी है, मास्क पहन के वॉक करें। उस व्यक्ति की अगर मैं कहूँ तो उम्र शायद 50 इयर्स के अराउंड होगी, तो उस उम्र के आसपास उन लोगों को कार्डियक डिजीज भी हो सकती है जो कि एसिम्प्टोमेटिक हो, तो वो अगर एक्सर्ट करें तो उनको कार्डियक टेस्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट डिजीज से, कोविड से हुआ कहना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कि हम पूरे रिकॉर्ड इवेलुएट ना कर लें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो करते रहना है। हर किसी को 40 साल के ऊपर एक अपना जनरल चेकअप करवाना चाहिए, ये मेरी सबसे एडवाइस रहेगी कि अपना एक ECG, अपना एक लिपिड फाइल, कोलेस्ट्रॉल और रूटीन ब्लड टेस्ट जरूर करा लें। उससे आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि आप बाहर से तो स्वस्थ दिख रहे हैं, अंदर से भी स्वस्थ हैं या नहीं है। तो अगर उन्होंने कराया था उसके बाद कोई इस तरह की इंसिडेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कोविड के सेकेंडरी हो सकता है। अदरवाइज ये सब प्रेडिक्शन है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कोविड की वजह से हो क्या। रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये मेरी एडवाइस है। डॉक्टर पंक्ति, बाकी हम सवाल लें। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, दरअसल अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि नेपाल में एक नया वेरिएंट आया है जो काफी खतरनाक है, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अगर भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो कई जगह पे बंद करने के बावजूद भी आवाजाही थोड़ा बहुत चलती रहती है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है और इस बॉर्डर पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां पर ध्यान रखने की कितनी जरूरत है? नमस्कार जोशी जी, आपका ये बड़ा ही कठिन सवाल है। अगर मैं कहूँ कि नेपाल से कोई नया वायरस आपने डिटेक्ट कर लिया है, रिसेंटली जो WHO ने जैसे अल्फा, बीटा, इस तरह गामा के नाम रख दिए हैं सारे वायरस वेरिएंट के। हमारे लिए इस समय डेल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग डेल्टा से डील कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सब अखबारी न्यूज है, न्यूज़पेपर की है। अब देखा जा रहा है कि मेडिकल साइंस में जो ये वैक्सीन, ये सब जो पहले हमारे जर्नल्स में आते थे, फिर हमारे यहाँ जर्नल क्लब में डिस्कस होते थे, फिर ये पब्लिक में जाते थे। अब ये पहले न्यूज़पेपर में आ जाता है, फिर ये हॉस्पिटल्स में कहो या फिर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, उसके बाद पहुंच रहा है। तो मैं कहूंगा ये न्यूज जो है आपकी, ये न्यूज़पेपर वाली न्यूज है। मैं इस पे बिल्कुल भी लोगों को डराना नहीं चाहूंगा कि बहुत खतरनाक वायरस नेपाल में आ गया है। अनटिल अनलेस WHO, CDC कहे कि हाँ ये बहुत खतरनाक वायरस वेरिएंट है, इसको डेल्टा 1, डेल्टा 2 कुछ नाम दिया जाए। और मैं बताऊंगा कि इस समय जो लैब्स हैं हमारे पास, कुछ ही लैब्स इस तरह के जो आप वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, वो टेस्ट कुछ ही लैब्स में है। आई एम नॉट इवन श्योर कि नेपाल में इतनी 1 या 2 लैब भी है या नहीं है। हमारे यहाँ पर भी ज्यादातर RT-PCR, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो रहे हैं। वेरिएंट के टेस्ट बहुत ही जटिल होते हैं, और दिल्ली में और NIV पुणे हमारा मेन सेंटर है। जिस दिन NIV पुणे या WHO कहेगा कि हाँ ये कुछ नया वेरिएंट है, इस पे लोगों को डरना चाहिए, तभी डरें। अभी मैं कहूंगा इसको आप बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने न्यूज चैनल में भी न दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। Let's take another question from Facebook. Amit Kedia is asking, Sir, I was vaccinated with first dose of Covishield on the 15th of April. On 4th May, I was diagnosed with COVID. I have recovered now. My first question is, when can I take the next shot of vaccine? Secondly, do I need to take Covishield only? If yes, how many doses? Thirdly, can I take any other vaccine? Dr. Seth. A natural infection with COVID is an event which is even more exaggerated than the vaccine. So the immunity that the natural infection generates is more and lasts much longer. So it has been estimated that at least for 3 months there is no need for a vaccination. But there are some studies which are showing that maybe even for 6 or 8 months a good degree of immunity lasts after the natural infection.
I think this person should rest assured that he has recovered well from COVID and he has a good degree of immunity, and at least for another 3 months he does not need the vaccine. What I would suggest to him is that let him wait for 3 months and let him see what is the situation 3 months down the line, because we are worried about some variants that may come, and we don't know. We hope that no variants come, and we don't know if the variants come, whether these vaccines would need to be modified as per the variants that may come at that time. So the type of vaccine that he may require at that time should be decided 3 months down the line. And yes, Covishield, as per the present variants that are in the community, Covishield is effective. If he has received one vaccine of Covishield, the second vaccine should logically be Covishield O. ओके डॉक्टर सुचंदा, एक सवाल है, जय कुमार पद्मनाभ पिल्लई हैं, ये पूछते हैं कि काइंडली अवेयर अबाउट व्हाट आर द हेल्थ मेजर्स टू बी टेकन बाय पोस्ट कोविड पेशेंट्स एंड इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड टाइम इन्फेक्टेड फॉर comorbidities patients? Kindly confirm, is there any drug find out for treating COVID-19 for such patients? Yeah, this is a good question. What I want to say is that there is as such no drug which will prevent you from getting COVID, medicine. But then your drugs are your regular exercise and all. Now, post-COVID, there is a way of rehabilitation. You know, you cannot just go into a robust exercise program and all. So there are various hospitals and various guidelines have come out of post-COVID rehabilitation. Like when you are just building up what exercises you are supposed to do, when you are just after that what exercises you are doing. So there is a long around 6 months program how you can. There is a guidance which is available all over where you can do the exercises. Your exercise should not only be walking or just looking at your heart and lungs. There are 4 ways of exercise you need to. You have to it is very difficult to tell here in details, but then the exercises should aim at rehabilitating your heart and lungs, your brain and mental condition, your muscle and bone, and of course your other systems. So there are various types of exercise which you need to do, and they are your regular exercises like your routine exercises what you do, but then you cannot do it like it has to be built up in a gradual way. So if you continue to do that, if you continue to control your comorbidities like your blood pressure and sugar, if they are well controlled on a good diet and taking a good amount of food and good amount of exercise and keeping yourself free of stress, those are the precautions you need to take so that you avoid falling ill again. But as such, there is no single medicine directed for COVID specific disease. Right, let's go back to Facebook once again. R.K. Goel is addressing his question directly to Dr. Pangti. He asks, if an Indian national residing in the US comes to India who has taken both doses of Pfizer vaccine 2 months back, tested corona negative before boarding the aircraft, does he need to remain in quarantine after reaching India? Or are there any other precautions that are to be followed? I would request Dr. Pangti to advise in Hindi. That's what Mr. R.K. Goel said. जी हाँ, जिस तरह से अगर आप वैक्सीन देखें, वहाँ पर मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन है जो कि कहते हैं कि बहुत उन्होंने 2 महीने एक्स्ट्रा कवर कर लिए हैं सेकंड डोज के बाद. तो आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड चांसेस दैट ही डजंट डेवलप इन्फेक्शन. डॉक्टर पंक्ति, थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे. दरअसल हमको बीजेपी मुख्यालय जाना है, वहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उसके बाद इस सवाल को हम फिर आपके पास रखेंगे. तो डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. मित्रों, ऐसा नहीं है. हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है. देखिए, 2 स्कीम है अभी. एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। तो ये दो स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं, उनको भी, जो मजदूर हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। कितना राशन अभी तक पहुंचाया गया है और कितना पहुंचा है, इसका हिसाब किताब हम देंगे। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत 37,400 मेट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है। और दिल्ली सरकार ने जो उन्होंने खुद हिसाब दिया है कि मई के महीने में इसका लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है। मैं मई जून, अभी जून महीना चल रहा है, और मई जून और जून के 5 तारीख तक का आपको हिसाब दूंगा। इन दोनों महीनों में जो दिल्ली का कोटा है उससे अधिक 72,782 मेट्रिक टन यह अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा। दिल्ली ने कितना उठाया? दिल्ली 53,045 मेट्रिक टन ही उठा पाई, अर्थात सारा उठा नहीं पाई, इतना ही उठा पाई। और ये जो 53,000 मेट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से, उसका मात्र 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मात्र 68% ही वो बांटने में समर्थ रहे हैं, बाकी वो बांट नहीं पाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे आंकड़े नहीं दिए। पहला आंकड़ा जो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया वो यह है कि ये जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का स्कीम है, इसके अंतर्गत कितना पैसा, ये एक सब्सिडाइज्ड स्कीम है, अर्थात इसका पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमम पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है। अरविंद केजरीवाल जी कितना पैसा देते होंगे, मिनिमम जो पैसा है वो कितना देते हैं, और मोदी जी कितना देते हैं? अब देखिए, दो राशनों की बात करेंगे हम, एक तो गेहूं की बात करेंगे और एक हम चावल की बात करेंगे। जहां तक गेहूं का सवाल है, गेहूं अरविंद केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं गेहूं पे 23.73 रुपीज। कुल मिलाकर गेहूं का जो रेट है, मार्केट रेट है, वो 25.73 रुपीज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 2 रुपए देते हैं, अर्थात दिल्ली सरकार 2 रुपए देती है। ठीक उसी प्रकार चावल में अरविंद केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं 33.79, अर्थात केंद्र सरकार देती है 33.79 रुपीज और राज्य सरकार देती है 3 रुपया। मैं ऑडियो नहीं आ रहा है, इसको अनम्यूट करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए, जो अधिकांश रेट है वह केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो है वो राज्य सरकार देती है। मगर उसमें भी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं, अर्थात जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी, उस रेट के अलग भी, जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं। वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी, ना तो किसी को आपत्ति होगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, यह गलत है। दूसरा विषय है अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है, जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। तीसरी बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि आप गरीबों का भला चाहते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे राष्ट्र में एक राशन कार्ड हो, इसका प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया था। बाकी राज्य इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुगण कि दिल्ली की सरकार ने इस विषय को मना कर दिया कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे और आज उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, आज वो राशन से वंचित रह रहे हैं। जबकि यह प्रावधान बिना किसी पैसा खर्च के दिल्ली सरकार आराम से कर सकती थी। केंद्र ने इसका सारा प्रायोजन किया हुआ था और केंद्र ने बार बार चेताया है केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी, आप वन नेशन वन राशन कार्ड इसको फॉलो करिए, इसको आप बनाइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था और सब कुछ एक हाथ की प्रक्रिया से, एक मैकेनिकल प्रक्रिया से आरंभ कराया था। तो आप बताइए, सही गरीब तक जा रहा है या नहीं, ये राशन उचित व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब आपने POS मशीन ही बंद कर रखा है? और अब बहुत कहने के बाद आपने POS मशीन चालू करने की बात की और दिल्ली की जनता को जान के आश्चर्य होगा, छोटे छोटे राज्य जो दूर दराज इलाके में हैं, जिनके पास इंटरनेट की सप्लाई भी नहीं है या कम है, उन छोटे छोटे राज्यों ने POS मशीन लागू कर रखा है। इन छोटे छोटे राज्यों ने इनका 80% से अधिक आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है। अर्थात ये जो आधार कार्ड के माध्यम से, कि आधार कार्ड, एक गरीब व्यक्ति के घर में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है। अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे,
ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज अरविंद केजरीवाल जी ने राशन के घपले, राशन माफिया, सबके बारे में बात की। बंधुगण, आपको ये याद है ना, ये राशन कार्ड कैसे बनाते थे इनके मंत्री, आपको याद है ना? ये इनके राशन कार्ड मंत्री राशन कार्ड ऐसे बनाते थे, फेवर लेके लोगों से राशन कार्ड बनाते थे। पूरा केस कोर्ट में गया और अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्री को ही हटाना पड़ा। अरविंद जी, आज आपकी जो उद्गार को हमने देखा, जो आप इतना कह रहे थे कि मैं राशन के लिए बहुत चिंतित हूं और बचपन से ही मैं चाहता था कि दिल्ली की जनता का भला हो, राशन कार्ड तो आपने ऐसे बनाया था। राशन कार्ड बनाने में ही आप घपला करते थे, सेक्सुअल फ्लेवर लेके आपके जो मंत्री हैं वो राशन कार्ड बनाते थे। बंधुगण, आज पार्टी ने हमारे कहा भी है और आपने भी देखा है कि ABCDEF, ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का ये गवर्निंग मॉड्यूल या उनका जो काम करने का तरीका है? ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है। आज आप देखते होंगे कि वो जो बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए होंगे और उसके बीच अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के चल रहे हैं। हर जगह ये फोटो आ रही है, बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है और वो कह रहे हैं कि हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे ही अगर आप सिलेंडर के बीच में मास्क पहन करके सेकेंड वेव से पहले चल दिए होते तो आज सेकेंड वेव ही नहीं होता और ये सारी चीजें नहीं होती। आप उस समय भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए, 900 करोड़ के आसपास आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। और दिल्ली वासियों, अगर यही 900 करोड़ रुपए उन्होंने राशन पे खर्च कर दिया होता ना, तो आज घर घर अनाज तो क्या, घर घर फल फ्रूट तक पहुंच गया होता। सबके घर में एक सेव, एक अनार भी पहुंच रहा होता, अगर वो वाकई 1000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे नहीं खर्च करते। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम। हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया। फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे। राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम। सी फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। अरे आप तो खुद ही बोलते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली सरकार काम करे। मोदी जी आपको सारे अड़ंगे अटका के रखे हुए हैं, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फिर कई चीज की क्रेडिट ले लेते हैं जी। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया जी हमने, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक है। आप देखिए हर गली कोने में मोहल्ला क्लिनिक है। इतना क्रेडिट लिया आपने, निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हो रहा है जी, आप बताइए। और तो और मैं तो आपको एक जजमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा, पहले ABCD कंप्लीट कर। सी फॉर क्रेडिट, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, डी ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी, हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं, सुबह से शाम तक राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक हो तो राजनीति। 26 जनवरी के समय तो आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे। आपको याद है ना राजपथ पे कैसे रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे कि 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं, हर चीज में राजनीति करते हैं। वैक्सीन में राजनीति,
राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। और ए बी सी डी तक तो हो गया, ई एक्सक्यूजेस, बहाने। हर चीज में आप बहाने देख लीजिए, हर चीज में बहाने देख लीजिए। जब आज स्पष्ट रूप से आपको सरकार ने कहा है कि आप घर घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है, अनाज है, गोदाम में अनाज है, आप आए, अनाज खरीदें। और जिस प्रकार भी मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाना चाहते हैं, केजरीवाल जी घर घर योजना चलाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है जी आपको? आप आइए, गोदाम से जो नोटिफाइड रेट है उसमें खरीदिए, खरीद के जाके घर घर बांटिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं उसी में अड़ंगा फंसाना है और फिर बाद में रोना भी है, एक्सक्यूज भी ढूंढना है कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने दिया। अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देना है और जो एक नेशनल यूनिफॉर्म स्कीम चल रहा है उसको कैसे नहीं होने देना है, ये आपने देखना है। ई फॉर एक्सक्यूज, और जब ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रामा और ई फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है एफ फॉर फेल्योर। गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है। ना एक हॉस्पिटल बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना वेंटिलेटर प्रोक्योर किया, ना ऑक्सीजन प्लांट बनाए। कभी कहते हैं इस महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट बन जाएगा, उसके अगले दिन कहते हैं 84 बना देंगे जी। मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है? बन तो एक भी नहीं रहा है। कभी 44 बना देंगे, कभी 64 बना देंगे, कभी 84 बना देंगे, फिर सुबह आके मोदी जी ने बनाने नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये ए बी सी डी ई एफ के ड्रामा को बंद करिए। और मैं एक विषय भी आपके सामने केजरीवाल जी रखना चाहता हूं। आज आपने एक ऐसी बात कही जो आपको शायद नहीं कहना चाहिए था। देखिए केजरीवाल जी, आपने कहा कि ये जो दुकानदार हैं ये सुपर स्प्रेडर हैं। बिल्कुल नहीं है जी, ये दुकानदार हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। दिल्ली में जितने भी दुकानदार हैं, मैं तो उनके पैर को छू के नमस्कार करता हूं जी, बीजेपी तो उनके पैर को छू के नमस्कार करती है। ये दुकानदार हमारे बच्चों को, हमें राशन देते हैं। कोरोना के समय बेचारे इतने दिन तक लॉकडाउन में रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है और ये हमारे बच्चों को मार डालेंगे। हमारे दुकानदार हमारे बच्चों को क्यों मार डालेंगे भला? आपने कहा कि माँ बाप दुकानों में आ जाएंगे और फिर माँ बाप को कोरोना हो जाएगा और फिर हमारे बच्चों को। आप डराते क्यों हैं लोगों को? क्यों डराते हैं? ये अनलॉक की प्रक्रिया तो आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, ऑड इवन नंबर करके। फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि ये दुकानदार जो है वो सुपर स्प्रेडर है? कोई दुकानदार सुपर स्प्रेडर नहीं है। वो अपना व्यवसाय कर रहा है, कानून को पालन करके कर रहा है, मास्क पहन के कर रहा है, डिस्टेंसिंग के साथ कर रहा है। और दुकानदारों को गाली मत दीजिए। जो लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, वो सुपर स्प्रेडर नहीं है। ये बेचारे दुकानदार जो है ये सुपर स्प्रेडर बन गए। मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आज तो मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया। और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गोदाम से डाइवर्ट करने वाले थे अनाज गरीबों के नाम पर और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुक गया है। मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे करें उनका सवाल, कैसे ले? अब उनको लिया है क्या वो वाला? उसको लाओ। Welcome back to studios. Well, you're watching Dr. Speak with me and Chandrasekhar. That was Sambit Patra, spokesperson for the BJP, talking about the latest announcement by the Aam Aadmi Party here in Delhi that it will be distributing food grains to the poor, to families of those not enlisted in the public distribution system. आई थिंक रुकमा डॉक्टर पांगती एक जवाब दे रहे थे किसी सवाल का, वहीं से शुरू कर दीजिए और मुश्किल से हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम मिनटों में। Right. Well, in a short while, we'd like to take as many questions as possible. So, Dr. Pankti, you were telling us, Mr. Rakesh Goyal had said that he has, does he need to quarantine even though he's tested COVID negative, even though 2 months ago he took the vaccine and so on, after coming in Hindi. Dr. Pankti. Well, Dr. Seth, I'd like to come to you because, Dr. Pankti does not seem to be with us right now. I'll have to check the latest government guidelines. If the government guidelines recommend quarantine, then he'll have to quarantine himself.
because these guidelines keep on changing every week or sometimes every 2 weeks, so he'll have to go by the government guidelines. But so far as his risk of COVID is concerned, he has very minimal risk of COVID because he has received both the vaccine, both the doses, and there has been an adequate time since the last dose, so his immune levels should be good. And secondly, the disease incidence in our country is going down, so from that point of view also he should be reasonably safe. But whether he needs to quarantine himself or not, that is as per the government guidelines. ठीक है, बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंतिम मिनटों में हैं, तो डॉक्टर सुचंदा मुश्किल से 40-50 सेकंड आपके पास होंगे। अब इस हालात में लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, कितना लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है? डॉक्टर सुचंदा, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। मेरा एक ही मैसेज है कि हमें सावधानी बरकरार रखना चाहिए। Right. Hello. Right, we can hear you. We can hear you, madam. Hello. Yes, we can hear you. ठीक है डॉक्टर सेठ, आप हेलो, सुनाई दे रहे? जी जी सुनाई दे रहा है। Okay, fine. Sorry for that. I think there was some technical lag. So we cannot lose our guts. We have to continue being cautious. We have to wear a mask. We have to avoid the social parties and all these gatherings. And we have to go outside for the bare minimum requirements. We should contain ourselves that we have to maintain the social distance, gone washing our hands as advised for 20 seconds or use a sanitizer frequently. And as I earlier told you, wear the mask as best as possible. Continue to wear the mask. And if we continue, all of us collectively continue to, we are a huge population, but all of us, if we collectively continue to follow all these COVID appropriate behaviors along with the vaccination, we will be able to outsmart the virus, and that only will lead us to a non-COVID area, hopefully in the future. Otherwise, I think we have to sit and wait and see. ठीक है डॉक्टर सुचंदा, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, डॉक्टर सेठ मुश्किल से 30-40 सेकंड में आप भी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये लड़ाई लंबी है और पिछली लड़ाई 2 साल या 5 साल चली थी, और इस बार हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम फायदे में हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें हम नुकसान में हैं, और हमें अभी अपना जो केयर है, अपना एहतियात है, अपना ख्याल है, उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। उसमें हमें एक लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा हमें अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। सभी को दूर से नमस्कार करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और अपना हाइजीन बेटर रखें, डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना और मास्क यूज करना। ये 3 चीजें अपने व्यवहार में जिंदगी भर के लिए ले आएंगे तो ये अच्छी बात है। शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का, और डॉक्टर पांगती अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन डॉक्टर पांगती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब यहाँ पर जो स्थिति बन चुकी है उसमें ये साफ है कि कुछ राज्यों में संक्रमण काफ़ी कम हो गया है, और दक्षिण के कुछ राज्यों में, जैसे डॉक्टर सुचंदा से हमारी बातचीत हो रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो वेब है ये उत्तर में पहले आई थी, उसके बाद दक्षिण में आई थी, तो हम ये आशा करते हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में दक्षिण के राज्यों में भी जो कोरोना है वो काफ़ी काबू में आ जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आपको और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आंकड़े कम हुए हैं ये तब हुए हैं जब कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, लोगों के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां थीं, और अब धीरे धीरे पाबंदियों को हटाया जा रहा है, लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, तो ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि कोरोना को रोकने के लिए जो कुछ भी प्रोटोकॉल से हैं, मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आप ये सब करते रहिए। इससे ये होगा कि आने वाले समय में अगर तीसरी वेव आती भी है तो वो काफ़ी कमज़ोर होगी। Right, as the COVID situation improves, it's very important that we continue the fight against the pandemic in order to, first of all, get yourselves vaccinated, the second dose as soon as possible, and meanwhile ensure that you maintain
COVID appropriate behavior. Always wear a mask, stay home, stay safe. Meanwhile, stay positive as well, as even despite the fact that doctors warn of a third wave, we hope that all will be well. Many thanks for joining us. We'll be back again at 3 p.m. again with another edition of Dr. Speak. So do join in with more questions. Thanks for watching. Namaskar. Namaskar. debate and say